नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। जो सीरीज चल रही है वो चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे हैं इस वक्त, तो उसका नाम है नवीन राज्यों का उदय, जिसमें हमने बंगाल पढ़ा, अवध पढ़ा। इसके अलावा आज जो है वो हम पंजाब पढ़ेंगे। फिलहाल हमने अ, 10 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ा था, कर्नाटक के बारे में पढ़ा था, राजपूतों के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। तो सिख 12 छोटे छोटे समूहों में संगठित थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि सिख जो है वो कितने समूहों में संगठित थे? 12। और सिखों का जो समूह था उसको क्या कहते थे? मिसल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिसल। ठीक है। मिसल के नेताओं ने इलाकों को आपस में बांट लिया था, जिसके फलस्वरूप नाभा, पटियाला, कपूरथला जैसे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि मिसल के नेताओं ने जो है इलाकों को बांटा था, उनके नाम क्या थे? तो नाभा था, पटियाला था और कपूरथला था। ऐसे छोटे छोटे और भी राज थे। ठीक। इसके अलावा 12 सिख मिसल जो थी उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये 12 सिख मिसल हैं। सुकर चकिया मिसल है, जिसके संस्थापक चरत सिंह थे। इसके बाद भंगी मिसल है, छज्जा सिंह थे। अहलूवालिया मिसल है, जस्सा सिंह थे। सिंहपुरिया मिसल है, नवाब कपूर सिंह थे। कन्हैया मिसल है, जय सिंह थे। इसके अलावा फुल्किया मिसल है, संधू जाट चौधरी इसके नेता या हम संस्थापक बोल सकते हैं। इसके अलावा रामगढ़िया मिसल जो है, जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। करोड़ खिंधिया मिसल जो है बघेल सिंह थे। निशान वालिया मिसल जो है सरदार संगत सिंह थे। शहीदी मिसल जो है बाबा दीप सिंह थे। नक्की मिसल जो है ये हीरा सिंह। और बुले वालिया मिसल जो है गुलाब सिंह। तो यहाँ पे 12 मिसल थी। पहली कौन सी थी? दोबारा से हम लोग देखेंगे। सुकर चकिया मिसल पहली कौन सी थी? सुकर चकिया मिसल पहली कौन सी थी? सुकर चकिया मिसल चरत सिंह संस्थापक थे या नेता थे। इसके अलावा भंगी मिसल थी, जिसके नेता कौन थे? छज्जा सिंह। कौन थे? छज्जा सिंह। इसके बाद अहलूवालिया मिसल थी, जिसके संस्थापक जस्सा सिंह थे। सिंहपुरिया मिसल थी, इसके संस्थापक नवाब कपूर सिंह थे। कन्हैया मिसल थी, इसके संस्थापक जय सिंह थे। फुल्किया मिसल थी, इसके संस्थापक संधू जाट चौधरी थे। रामगढ़िया मिसल थी, इसके संस्थापक जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। करोड़ खिंधिया मिसल जो थी इसके संस्थापक बघेल सिंह थे। निशान वालिया मिसल थी, इसके संस्थापक सरदार संगत सिंह थे। शहीदी मिसल थी, इसके संस्थापक बाबा दीप सिंह थे। नकी मिसल थी, इसके संस्थापक हीरा सिंह थे। और बुले वालिया मिसल थी, इसके संस्थापक गुलाब सिंह थे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को भी फॉर्म करेंगे कि सुकर चकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? चरत सिंह। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि चरत सिंह ने किस मिसल की स्थापना की थी? तो सुकर चकिया मिसल। फिर ऐसे ही हम बनाएंगे क्वेश्चन कि भंगी मिसल के संस्थापक कौन थे या भंगी मिसल के नेता कौन थे? छज्जा सिंह। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि छज्जा सिंह के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? तो भंगी मिसल। छज्जा सिंह के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? भंगी मिसल। ऐसे ही बनेगा अहलूवालिया मिसल के संस्थापक कौन थे या अहलूवालिया मिसल के नेता कौन थे? जस्सा सिंह। या इसका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि जस्सा सिंह के द्वारा जो है कौन सी मिसल बनाई गई? तो अहलूवालिया मिसल। जस्सा सिंह के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? अहलूवालिया मिसल। सिंहपुरिया मिसल के नेता कौन थे? नवाब कपूर सिंह। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, नवाब कपूर सिंह के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? तो सिंहपुरिया मिसल। कन्हैया मिसल के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। या जय सिंह के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? तो कन्हैया मिसल। फुल्किया मिसल के संस्थापक कौन थे? संधू जाट चौधरी। या संधू जाट चौधरी के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? फुल्किया मिसल। रामगढ़िया मिसल के संस्थापक कौन थे? जस्सा सिंह रामगढ़िया। या हम इसको उल्टा कर सकते हैं, जस्सा सिंह रामगढ़िया के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? तो रामगढ़िया मिसल। करोड़ सिंधिया मिसल के संस्थापक कौन थे? बघेल सिंह। या बघेल सिंह के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? तो करोड़ खिंधिया मिसल। इसके अलावा निशान वालिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो सरदार संगत सिंह। या सरदार संगत सिंह के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? तो निशान वालिया मिसल। शहीदी मिसल के संस्थापक कौन थे? बाबा दीप सिंह। या बाबा दीप सिंह के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? तो
शहीदी मिसल। ऐसे ही नक्की मिसल के संस्थापक कौन थे? तो हीरा सिंह। या क्वेश्चन उल्टा कर दो, हीरा सिंह के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? तो नक्की मिसल। ऐसे ही बुलेवालिया मिसल के संस्थापक कौन थे? गुलाब सिंह। या हम कह सकते कि गुलाब सिंह के द्वारा कौन सी मिसल बनाई गई? तो बुलेवालिया मिसल। अब यहाँ पे जो है रणजीत सिंह ने कब से कब तक शासन किया? तो 1792 से 1839 तक। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि रणजीत सिंह ने कब से कब तक शासन किया? तो 1792 से 1839 तक। तो यहाँ पर जो है 13 यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ है? तो 13 नवंबर 1780 को। ठीक है, रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ है? 13 नवंबर 1780 को। ऐसे ही रणजीत सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था, या रणजीत सिंह के पुत्र रणजीत सिंह जो है किसके पुत्र थे? तो रणजीत सिंह जो हैं वो महासिंह के पुत्र थे। महासिंह कौन थे? महासिंह जो है शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख थे, संस्थापक नहीं, प्रमुख थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे जैसे आप चाहें फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि रणजीत सिंह जो हैं वो किसके पुत्र थे? तो महासिंह के पुत्र थे। और महासिंह कौन थे? तो ये शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख थे। 1792 ईस्वी में जो है महासिंह की 1792 ईस्वी में महासिंह की मृत्यु हो गई और 12 वर्ष की आयु में जो है शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख बने। तो 1792 में जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम क्या था? महासिंह। ठीक है, उसके बाद रणजीत सिंह जो है वो शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख बन जाते हैं। तो जब ये प्रमुख बनते हैं तो इनकी उम्र कितनी थी? 12 साल। जब ये प्रमुख बनते हैं तो इनकी उम्र कितनी थी? 12 साल। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों का एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि मिसलों का एकीकरण किसने किया? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, रणजीत सिंह एक साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं क्या थी? एक तो ये साहसी सैनिक थे, कुशल प्रशासक थे और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। रणजीत सिंह जन्मजात नेता थे जिन्होंने 1799 ईस्वी में लाहौर और 1802 ईस्वी में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि रणजीत सिंह ने जो है लाहौर पर कब अधिकार किया? तो 1799 में। रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब अधिकार किया? 1799 में। और रणजीत सिंह ने जो है अमृतसर पर कब अधिकार किया? 1802 में। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पार किया और फरीदकोट, मालेरकोटला और अंबाला को जीत लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा फरीदकोट, मालेरकोटला और अंबाला। फरीदकोट, मालेरकोटला और अंबाला। फरीदकोट, मालेरकोटला और अंबाला। इनको रणजीत सिंह ने कब जीता था? तो 1808 में। कब जीता था? 1808 में। ठीक है, और ये सतलुज नदी को पार करना पड़ा था इनको जीतने के लिए। किंतु 1809 ईस्वी में अमृतसर संधि द्वारा सतलुज नदी के पार के प्रदेशों पर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया। 1809 में क्या होता है कि अमृतसर की संधि होती है, जिसमें जो है फरीदकोट, मालेरकोटला और अंबाला ये जो है अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। 1809 में जो है लॉर्ड मिंटो के दूतों ने चार्ल्स मेंटकॉफ ने से रणजीत सिंह की अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो होगा कि अमृतसर की संधि कब हुई? तो 1809 में। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। किससे हुई थी? चार्ल्स मेंटकॉफ से। चार्ल्स मेंटकॉफ थे कौन? लॉर्ड मिंटो के दूत थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के दूत थे। यहाँ पर एक चीज और है कि अमृतसर की जो संधि हुई वो कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। और इस संधि के मुख्य हम कह सकते हैं मुद्दे क्या थे? पहला था सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। ठीक है, जो सतलज नदी थी वो दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। इसके अलावा सतलज नदी के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण ना कर सकें। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखनी, 3 पॉइंट है इसमें। सतलज नदी को जो है राज्यों की सीमा मान ली गई थी।
सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए थे। लुधियाना में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस पर आक्रमण ना कर सकें। तो ये जो है, अब यहां पर हम देखेंगे कि इसके अलावा क्या जरूरी तथ्य हैं। तो 1809 में अहमद शाह अब्दाली ने जो है, अहमद शाह अब्दाली का पुत्र होता है शाह शुजा को मोहम्मद शाह ने अपदस्थ कर दिया, किंतु रणजीत सिंह की सहायता से शाह शुजा ने पुनः राजगद्दी प्राप्त कर ली। तो शाह शुजा था कौन? ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। ठीक है, इसको जो है मोहम्मद शाह ने हरा दिया था, लेकिन रणजीत सिंह की सहायता से शाह शुजा जो है वो दोबारा से गद्दी पा लेता है। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद शाह शुजा ने रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो कि नादिर शाह ने भारत से लूटा था भेंट किया था। ठीक है, तो याद रखना है कि राजगद्दी प्राप्त करने के बाद जो है शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कौन सी चीज भेंट की थी? तो कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसको नादिर शाह ने लूटा था। रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं की तथा ब्रिटिश प्रभुसत्ता के आगे समर्पण भी नहीं किया। ठीक है, तो रणजीत सिंह जो है भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी और ब्रिटिश प्रभुसत्ता के आगे समर्पण नहीं किया था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। ठीक है, तो रणजीत सिंह की तुलना जो है किससे की गई है? नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है। ये नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना किसने की है? विक्टर जाकमा। ठीक है, और विक्टर जाकमा थे कौन? ये फ्रांसीसी यात्री थे। रणजीत सिंह की मृत्यु कब होती है? 27 जून 1839 को। ठीक है, तो याद रखना है कि रणजीत सिंह की मृत्यु कब होती है? 27 जून 1839 को। इसके पश्चात क्या होता है? खटक सिंह जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। रणजीत सिंह ने कश्मीर, पेशावर, मुल्तान को जीत लिया तथा उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि रणजीत सिंह ने जो है कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को जीत लिया और मुगलों द्वारा लागू की गई जो भू राजस्व व्यवस्था थी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। रणजीत सिंह ने जो है यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढंग से एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार की जिसमें गोरखों, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोगरों और पंजाबी मुसलमानों को फौज में भर्ती किया। कहा जाता है कि रणजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। इसके अलावा यहाँ पे कहा जाता है कि रणजीत सिंह जो हैं वो स्वयं अपने मंत्री और अधिकारियों का चुनाव करते थे और इसी कारण से क्या होता था कि उनके दरबार जो हैं श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरे हुए थे। उनका जो दरबार था उसमें हम कह सकते मोस्टली वो लोग थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। रणजीत सिंह के अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान व हिंदू थे। उनका सबसे प्रमुख विश्वास पात्र मंत्री जो था फ़कीर अजीजुद्दीन था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण मंत्री जो था वो फ़कीर अजीजुद्दीन था। धर्म के मामले में वह सहनशील और उदारवादी था। राजनीतिक सत्ता का प्रयोग केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतना ही उत्पीड़ित था जितना हिंदू या मुसलमान किसान था। वह न केवल सिख बल्कि मुसलमान एवं हिंदू संतों को भी समान रूप से सम्मान, आदर और संरक्षण देते थे। 1809 में क्या होता है? अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज पार करने से मना कर दिया तथा नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया। तब रणजीत सिंह ने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजी सेना का सामना करने की शक्ति नहीं है। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके 3 अयोग्य उत्तराधिकारी शासक हुए। इस प्रकार उनके अपने राजनीतिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के द्वारा अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, परंतु वह विदेशी संकट को हटा नहीं सके। उन्होंने उस संकट को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। पहले जो थे वो खडक सिंह थे, दूसरे थे शेर सिंह और तीसरे दिलीप सिंह। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात जो है खडक सिंह जो है गद्दी पर बैठते हैं और उनका वजीर जो था उसका नाम था ध्यान सिंह। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठता है? खडक सिंह। और खडक सिंह के वजीर कौन थे? ध्यान सिंह। और इस तरह प्रशासन जो है
प्रशासन में जो है डोगरा सरदार जो थे वो हावी होने लगे धीरे धीरे। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि खड़क सिंह को बंदी बना लिया गया, जहां जेल में उनकी मृत्यु हो गई। वजीर ध्यान सिंह ने जो है उनके पुत्र नौनिहाल सिंह को जो है गद्दी पर बैठा दिया। नौनिहाल सिंह जो है दरबार में डोगरा बंधुओं गुलाब सिंह, ध्यान सिंह व सुचेत सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि वे शेर सिंह के समर्थक थे। कुछ समय पश्चात नौनिहाल सिंह की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो शेर सिंह को जो है गद्दी पर बिठाया जाता है, और शेर सिंह जो हैं वो रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र थे। 1843 में शेर सिंह की हत्या कर दी जाती है, और सितंबर 1843 में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र, जिनका नाम था दिलीप सिंह, को महाराजा घोषित किया गया। उनकी माता जिंदन कौर को जो है उनकी संरक्षिका बनाया गया। तो याद रखना है कि महाराजा रणजीत सिंह के जो अल्पवयस्क पुत्र थे, जिनका नाम था दिलीप सिंह, उनको गद्दी पर बैठाया जाता है। उनकी माँ जो है जिंदन कौर उनकी संरक्षिका बनती हैं। दिलीप सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। ये आप देख सकते हैं पूरा रणजीत सिंह के अधीन जो पंजाब था वो एरिया है। यहाँ पे आप देखेंगे काबुल है, ये पेशावर है, ये कोहट है, ये अटक है, ये रावलपिंडी है, ये श्रीनगर है, ये काला बाग है, ये गजनी है, ये पठान है, ये कांधार है, डेरा है, खान है, इस्माइल है, डेरा गाजी खान है, सिंधु है, शिकारपुर है, कलट है, बलूच है, खैरपुर है, बहावलपुर है, सतलज है, रावी है, लाहौर है, चिनाब है, झेलम है, काला बाग है, अटक है, रावलपिंडी है, श्रीनगर है, जम्मू है, अमृतसर है, और सतलज धार के यहाँ पे लुधियाना है, कांगड़ा है, चंबा है, शिमला है, अंबाला है, पटियाला, ये सब रणजीत सिंह के अंडर में आता था। इसके बाद जो है हम बात करेंगे मराठा राजवंश की। तो अगर हम मराठों की बात करें तो 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। और तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला तो ये बनेगा कि शिवाजी की मृत्यु कब होती है, तो 12 अप्रैल 1680 को। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो मराठा राज्य से मिली मुगलों को, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि मुगल सत्ता को जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मिली थी वो मराठा राज्य से मिली थी। शिवाजी के पौत्र जो थे साहू को औरंगजेब ने जो है 1689 ईस्वी में कैद कर लिया था। औरंगजेब उसके व उसकी माँ के साथ उनके धर्म, जाति व अन्य चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखकर बड़ी शिष्टता, सम्मान और लिहाज के साथ पेश आया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो शिवाजी के पौत्र जो हैं साहू हैं। साहू को औरंगजेब ने 1689 ईस्वी से कैद कर रखा था। औरंगजेब उसके व उसकी माँ के साथ उनके धर्म, जात एवं अन्य चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखकर बड़ी शिष्टता, सम्मान और लिहाज के साथ पेश आया। साहू को 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है रिहा कर दिया जाता है, लेकिन जल्द ही साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। ताराबाई ने अपने पति राजाराम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 ईस्वी से जारी रखा था। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में से किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। साहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच विवाद के फलस्वरूप मराठा सरदार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु होती है, और पतोन्मुख मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो मिल रही थी वो मराठाओं से मिल रही थी। शिवाजी के पौत्र थे साहू, उनको औरंगजेब ने जो है 1689 ईस्वी से कैद कर रखा था। औरंगजेब और उसके और उसकी माँ के साथ जो है धर्म, जाति, अन्य चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखकर शिष्टता, सम्मान और लिहाज के साथ पेश आता था।
साहू को 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन जल्द ही साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध हो गया। ताराबाई ने अपने पति राजा राम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 ईस्वी से जारी रखा था। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में से किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। साहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच विवाद के फलस्वरूप मराठा सरदार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ, ये पेशवा वंश है, बालाजी विश्वनाथ, और इसमें जो है बाजीराव फर्स्ट हैं, इसमें रघुनाथ राव, बालाजी द्वितीय, दे दो, ठीक, रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव, और इसके रघुनाथ राव के 3 पुत्र हैं, अमृत राव, बाजीराव सेकेंड, चिमनाजी अप्पा, फिर अमृत राव, ये दत्तक पुत्र हैं, नाना साहिब हैं, विनायक राव हैं, फिर ये विश्वास राव हैं, माधव राव हैं, नारायण राव हैं, माधव राव, नारायण। तो ये पूरा जो है पेशवा वंश था। यहाँ पर देखेंगे मराठों के द्वारा जो है कुछ प्रमुख संधियाँ। तो मराठों के द्वारा जो है कुछ प्रमुख संधियाँ जो की गई हैं वो कौन कौन सी थी? तो संधि वर्ष और संधिकर्ता पक्ष। पुरंदर की संधि होती है 1665 ईस्वी में जयसिंह और शिवाजी के बीच में। तो याद रखना कि पुरंदर की संधि किसके बीच में होती है? जयसिंह और शिवाजी के बीच में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब तक नहीं बनाओगे याद नहीं होगा, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 में। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई? जयसिंह व शिवाजी के बीच में। सगौली की संधि कब हुई? 1750 में। सगौली की संधि किसके बीच में हुई? बालाजी बाजीराव और राजा राम के बीच में। इसके अलावा झलकी की संधि कब हुई? 1752 ईस्वी में। झलकी की संधि किसके बीच में हुई? बालाजी व हैदराबाद के निजाम के मध्य। राक्षस भुवन की संधि कब हुई? 1763 में। राक्षस भुवन की संधि किसके मध्य में हुई? माधवराव सिंधिया व हैदराबाद के निजाम के बीच। कंकापुर की संधि कब हुई? तो 1769 में। किसके बीच कंकापुर की संधि किसके बीच हुई? माधवराव सिंधिया व जनकोजी के बीच में। सूरत की संधि कब हुई? 1775 ईस्वी में। सूरत की संधि किसके बीच में हुई? रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। पुरंदर की संधि कब हुई? तो पुरंदर की संधि जो है 1776 में हुई। और पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई? माधवराव, नारायण व अंग्रेज के बीच में। बड़गांव की संधि कब हुई? तो बड़गांव की संधि जो है 1779 ईस्वी में हुई। और बड़गांव की संधि जो है वो माधवराव, नारायण व अंग्रेज के बीच में हुई। सालबाई की संधि जो है कब हुई? तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई और ये माधवराव, नारायण व अंग्रेजों के बीच में हुई। बसीन की संधि जो है कब हुई? ये 1802 ईस्वी में हुई और बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच हुई। देवगांव की संधि कब हुई? तो ये 1803 ईस्वी में हुई और ये भोसले व अंग्रेज के बीच हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? तो ये 1803 ईस्वी में हुई और सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई। राजापुर घाट की संधि कब हुई? तो ये 1804 ईस्वी में हुई और ये होलकर व अंग्रेज के बीच हुई। इसके अलावा पूना की संधि कब हुई? तो पूना की संधि जो है ये 1817 में हुई और किसके बीच में हुई? बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच में। ग्वालियर की संधि कब हुई? तो 1817 ईस्वी में हुई और दौलत राव सिंधिया व अंग्रेज के बीच में हुई। मंदसौर की संधि कब हुई? तो ये 1818 में हुई और ये होलकर व अंग्रेज के बीच हुई। तो 2-3 बार आपको ये पढ़ना पड़ेगा, एक बार में वैसे भी नहीं याद होगा, ठीक है। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में जो है पेशवा आधिपत्य का दूसरा काल आरंभ हुआ, जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में बदल गया। बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो ये 1713 से 1720 तक रहते हैं। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो ब्राह्मण थे, जिसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था। वह कूटनीति में अत्यंत कुशल था। बालाजी विश्वनाथ अपने बड़े मराठा सरदारों को साहू के पक्ष में कर लिया
तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि बालाजी विश्वनाथ कौन थे, तो ब्राह्मण थे। बालाजी विश्वनाथ ने अपना कैरियर की शुरुआत कैसे की, तो छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में शुरुआत की। उनकी विशेषताएं क्या थी, तो वो अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, अत्यंत कुशल थे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे साहू ने जो है 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा या मुख्य प्रधान बनाया। तो साहू बालाजी विश्वनाथ को पेशवा किसने बनाया, तो साहू ने बनाया। कब बनाया, 1713 में बनाया। और बालाजी विश्वनाथ को मुख्य प्रधान किसने बनाया, तो साहू ने बनाया। कब बनाया, 1713 में बनाया। बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में धीरे धीरे साहू ने अपना आधिपत्य अधिकांश महाराष्ट्र पर स्थापित कर लिया, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में धीरे धीरे साहू ने अपना आधिपत्य अधिकांश महाराष्ट्र पर स्थापित कर लिया। पेशवा ने अपने हाथों में शक्ति का संकेंद्रण कर लिया तथा अन्य मंत्री व सरदार उसके सामने प्रभावहीन हो गए। विश्वनाथ ने अपने बेटे पेशवा बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। 1699 से 1708 ईस्वी तक बालाजी विश्वनाथ धन्नाजी जादव की सेवा में रहे, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ जो है वो 1699 से 1708 तक किसकी सेवा में रहते हैं, धन्नाजी जादव की। 1708 में धन्नाजी की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है उनके पुत्र थे चंद्रसेन जादव का ताराबाई के पक्ष में मिल जाने पर बालाजी विश्वनाथ को शाहू की सेवा में आने का अवसर मिला। शाहू ने चंद्रसेन के संभावित विश्वासघात से बचने के लिए एक नया पद सेना को संगठित करने वाला गठित किया और बालाजी विश्वनाथ को उस पर नियुक्त किया। तो शाहू के द्वारा एक नया पद बनाया गया जिसको जो है बालाजी विश्वनाथ उसके प्रमुख थे। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों का पूरा फायदा उठाया। बालाजी विश्वनाथ 1714 से 14 ईस्वी में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चलकर खुलदाबाद गया तथा उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने दक्कन की चौथ और स्वदेशमुखी देने के लिए जुल्फकार खां को राजी कर लिया एवं अंत में उसने सैयद बंधुओं के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए तथा वे सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज्य के हिस्से थे साहू को वापस कर दिए। अब यहाँ पे बनेगा कि बालाजी विश्वनाथ जो है वो 1714 ईस्वी में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल गया। तो औरंगजेब के मकबरे तक पैदल कौन गया था, बालाजी विश्वनाथ। कब गया था, 1714 में। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ था, खुलदाबाद में, ठीक है। इसके अलावा बालाजी विश्वनाथ ने दक्कन की चौथ और स्वदेशमुखी किससे ली थी, जुल्फकार खां से, ठीक है। उसके बाद सैयद बंधुओं से भी इनका समझौता हो जाता है। मराठों को दक्कन के 6 सूबों की चौथ व स्वदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। उसके प्रतिकार के रूप में साहू ने बादशाह की सेवा में 15,000 घुड़सवार सैनिकों को देने, दक्कन में बगावत और लूटमार रोकने तथा 10 लाख रुपयों का सालाना नजराना पेश करने पर राजी हो गया। नामात्र के लिए सही बालाजी विश्वनाथ पहले ही मुगल आधिपत्य स्वीकार कर चुका था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मराठों को दक्कन के 6 सूबे, ठीक है, और सूबों की चौथ व स्वदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। मराठों को क्या अधिकार दिया गया, दक्कन के 6 सूबों की चौथ और स्वदेशमुखी, ठीक है। और उसके प्रतिकार के रूप में साहू ने बादशाह की सेवा में 15,000 घुड़सवार सैनिकों को देने, दक्कन में बगावत और लूटमार रोकने तथा 10 लाख रुपयों का सालाना नजराना पेश करने पर राजी हो गया। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 15,000 घुड़सवार सैनिक, 10 लाख रुपया और दक्कन में बगावत और लूटमार और साहू के बादशाह की सेवा में, ठीक है। नामात्र के लिए सही बालाजी विश्वनाथ पहले ही मुगल आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में सैयद हुसैन अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुख सियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की। मराठा मुगल संधि बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली के मध्य हुई थी। तो यहाँ पे बनेगा कि मराठा मुगल संधि किसके बीच में हुई थी, बालाजी विश्वनाथ और
हुसैन अली के मध्य की शर्तों में मान्यता रफीउद्दर्जात ने दी थी। दिल्ली में बालाजी विश्वनाथ और अन्य मराठा सरदारों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को स्वयं देखा तथा उनमें अपना प्रभाव क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने घर कर लिया। तो दिल्ली में बालाजी विश्वनाथ और अन्य मराठा सरदारों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को स्वयं देखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि दिल्ली में जो है बालाजी विश्वनाथ और अन्य मराठा सरदारों ने दिल्ली में क्या देखा, तो मुगल साम्राज्य की कमजोरी को। चौथा और स्वदेशमुखी सौंपने की प्रथा ने पेशवा को संरक्षण के जरिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में सहायता दी। बालाजी विश्वनाथ 1720 ईस्वी में मारा गया। उसकी जगह पर उसका 20 वर्ष का बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं ये आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1775 से 1782 में हुआ। पेशवा जो थे उस समय माधवराव थे। गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग थे। संधि जो होती है वो सालाबाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में। दिल्ली आंग्ल मराठा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से 1806 ईस्वी में हुआ। बाजीराव सेकंड पेशवा थे। जॉर्ज बार्लो एवं वेलेजली जो है ये गवर्नर जनरल थे और संधि जो है वो राजघाट की संधि हुई थी 1805 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818 ईस्वी में होता है। बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा थे। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल था और पूना की संधि होती है 1817 में। बाजीराव प्रथम की बात करें तो ये 1720 से 1740 तक ये गद्दी पर रहते हैं और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जो है साहू ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया, जिससे बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा पद जो है वो पैतृक हो गया, वंशानुगत हो गया। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया। जब 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई तब तक मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे याद रखना है कि बाजीराव प्रथम को जो है शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन माना गया, तो बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई तब तक मराठाओं ने कौन कौन से हिस्सों पर अधिकार कर लिया था, तो मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड। और बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब होती है, 1740 में। इसी काल में मराठाओं ने गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की। बाजीराव प्रथम ने 1733 ईस्वी में जंजीरा की सीधियों विरुद्ध एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और अंततोगत्वा उन्हें मुख्य भूमि से निकालकर बाहर कर दिया। तो ये भी याद रखना कि बाजीराव प्रथम ने जो है 1733 में एक जंजीरा की सीधियों के विरुद्ध जो है एक अभियान शुरू किया था और उन्हें जमीन से बाहर निकाल दिया था। जमीन से बाहर निकालने का मतलब जहां पर वो रह रहे थे वहां से उन्हें भगा दिया था। तो ये याद रखना है। इसके बाद भी हमें पढ़ना है बालाजी बाजीराव पानीपत का तीसरा युद्ध। ये सारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।